स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी पवेजा है। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर करने वाले हैं, विच इज़ NCERT ऑफ 12th स्टैंडर्ड, विच इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स बहुत अक्सर मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि मैम किस तरीके से NCERT अप्रोच करनी है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर्स में कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है फॉर द UPSC, समझ नहीं आ रहा क्या करे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक सेशन ले लिया जाए स्टूडेंट्स के साथ, वेयर आई विल टेल कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से NCERT पढ़नी है। तो आज के बाद आपको NCERT अप्रोच करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द NCERT स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हमारा जो स्टडी IQ है वो लाइव फाउंडेशन बैच लेके आया है। सो व्हेन आई से लाइव फाउंडेशन बैच, बाय दैट व्हाट आई मीन इज कि लाइव क्लासेस हुआ करेंगे आपके सामने। लाइव क्लासेस में फैकल्टीज जब आपको पढ़ा रही होंगी तो आप अपने डाउट्स को वहीं पे उसी टाइम अपनी फैकल्टी से पूछ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विद द ब्यूटिफुल क्लास हैंड रिटन नोट्स। ये नहीं कि आपको PDFs दे दी जाएंगे, प्रिंटेड वाले प्रिंटेड नोट्स नहीं मिलेंगे। फैकल्टी जो पढ़ा रही है आपको उसके हैंड रिटन नोट्स, कलर्ड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट मेंटरिंग हुआ करेगी, बिकॉज मेंटरिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इतनी लंबी जर्नी होती है हमारे UPSC की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक बार में नहीं क्लियर कर पाते, और जैसे जैसे अटेम्प्ट्स का काउंट बढ़ता जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जोश बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम सेकेंड अटेम्प्ट में आते हैं, थर्ड अटेम्प्ट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट होने लग जाते हैं, हम ऑफ ट्रैक जाने लग जाते हैं। सो दैट इज़ वेयर आपके मेंटर्स का रोल आता है कि आपको ट्रैक पे पकड़ के वापस लाएं और कोई आपको किक कर दे पीछे से कि नहीं ठीक है, अभी भी हम अचीव कर सकते हैं अपनी मंजिल। सो ऑल ऑफ दैट यू विल बी गेटिंग अंडर द लाइव फाउंडेशन प्रोग्राम। एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, विच इज़ इन द इवनिंग, टाइम था उसका 6 o'clock। इफ वी टॉक अबाउट दिस बैच, सो दिस बैच विल बी हेल्ड इन दी मॉर्निंग। 8 बजे क्लास हुआ करेगी आपकी, 2.5 से 3 घंटे की एवरी डे। एंड ये स्टार्ट हो रहा है 11th of July से। 11th of July में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अगर आपका लक्ष्य है 2023 अटेम्प्ट, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट्स ऑलरेडी 1st of July and you should enroll yourself for the live foundation program, because obviously there are limited seats. If we talk about what is the price of the course, अगर प्राइस की बात करें, अगर आप कोड यूज़ कर रहे हैं नानकी लाइव, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी जो सेक्शन है वो मेरे द्वारा लिया जाएगा। आप ऑलरेडी मुझसे यूट्यूब पे सेशंस ले चुके हैं। लक्ष्य प्रोग्राम हो या गियरिंग अप फॉर मेंस हो या कॉन्सेप्टोनॉमिक्स हो, तो वहाँ पे भी इकोनॉमी मैं ही लूँगी आके। मेरा कोड अगर आप यूज करते हैं नानकी लाइव, योर फीस वुड बी 18,999। सो प्लीज डू नॉट वेट मच, ज़्यादा सोचिए मत, आइए और हिस्सा बन जाइए हमारी जर्नी का, जहाँ पे फैकल्टीज आपसे एवरी सिंगल डे बेसिस पे लाइव टच में रहेंगे। सो कमिंग बैक टू आवर सेशन जहाँ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात आपको मैं पहले बता देती हूँ बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन फॉर द डे। द थिंग इज कि सिंस माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हर साल अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, या एवरी ऑल्टरनेट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ती जा रही है, बिकॉज देयर वाज अ टाइम इन बिटवीन जब माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, एंड यू नो दैट वेरी वेल कि एक एक नंबर की फाइट है वहाँ पे। सो अगर हमारे कुछ टॉपिक्स कवर करने से हमारे को 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, सो आई डू नॉट थिंक देयर इज़ एनी हार्म इन कवरिंग दी NCERT ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझोगे, आप मैक्रो इकोनॉमी या ऑल टुगेदर जो हमारा इकोनॉमी का सिलेबस है वो नहीं समझ पाएंगे, नहीं आपके जो कॉन्सेप्ट्स है बिल्ड हो पाएंगे। तो जो आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही होगा। सिंस इट्स वेरी लेंदी, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 ऑफ द सेशन है, इसके बाद पार्ट 2 ऑफ द सेशन भी होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट 1 ऑफ द सेशन फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स NCERT। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट बिफोर वी टॉक अबाउट एज टू व्हाट इकोनॉमिक्स इज, इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है, जैसे कि अकाउंट्स को बोलते हैं लेखा शास्त्र। तो स्टूडेंट्स ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो कैसे इवॉल्व हुआ, क्या रीज़न रहा होगा कि ये नया सब्जेक्ट आ गया और कहीं ना कहीं ये हमारा पेन पॉइंट बन गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट काफ़ी टेक्निकल लगता है। सो मेरी कोशिश रहेगी बाय द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके इस तरीके से इकोनॉमिक्स समझा दूंगी। आप कहोगे मैम ये तो चीज़ें हम शुरू से समझ रहे थे, ये तो हम अपने बचपन से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं क्या? सो आई विल ट्राई कि आप लोग मुझे ये मैसेज करें। सो इकोनॉमिक्स आया क्यों, सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर डेवलप क्यों हुआ? स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई भी ह्यूमन है, आप ह्यूमन है, आपके फ्रेंड ह्यूमन है, देयर आर सो मेनी ह्यूमंस इन दी वर्ल्ड। तो ह्यूमंस जो होते हैं उनकी जो नीड्स एंड वांट्स होती है वो अनलिमिटेड है। जैसे कि आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे अच्छा लैपटॉप भी चाहिए, मुझे अच्छे घर में भी रहना है, मुझे फॉरेन ट्रिप पे भी जाना है, मुझे अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, और सिंस आई एम अ फीमेल तो मुझे कॉस्मेटिक्स भी चाहिए, मुझे बैग्स भी चाहिए, मुझे जूते भी चाहिए। तो अगर आप देख रहे होगे कि जो मेरी नीड्स एंड वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन क्या मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं कि मैं हर चीज़ अफोर्ड कर सकूं, कि मैं एक फॉरेन ट्रिप पे भी जा सकूं, मैं कॉस्मेटिक्स या जूते कपड़े सब खरीद सकूं, या लैपटॉप खरीद सकूं, या बैग्स खरीद सकूं? Obviously not, because my income is limited, whereas in comparison to my income, जो मेरी wants है, मेरी needs है, मेरे desires हैं, वो unlimited है। So this problem is with every human। जैसे आप हैं, आपको एक पॉकेट मनी मिलती होगी, अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप सैलरी कमाने लग जाएंगे डेफिनेटली आपकी पिक्चर चेंज होगा, बट अभी क्या है, आपके हाथ में लिमिटेड रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का मतलब आपके पापा जो है वो एक लिमिटेड सी पॉकेट मनी आपको डालते होंगे सस्टेन करने के लिए, जिसमें आपको अपना रेंट भी पे करना होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने घर से बाहर रह के प्रिपेयर करते हैं, तो उन्हें अपने कमरे का रेंट देना है। फिर मंथ में हमारे फोटोकॉपी के बहुत सारे खर्चे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस भी देने पड़ते हैं, कहीं अगर आप कोचिंग के लिए जा रहे हैं, आपकी स्टेशनरी है, आपको आपके मेस के चार्जेस भी देने पड़ते हैं। फिर अगर कोई गलती से कोई सहेली बन गई है हमारी थ्रू आउट दी जर्नी, तो अब घूमने जाना है, अब घूमने जा रहे हैं तो हमें डोमिनोज भी जाना है। तो आपकी जो रिसोर्सेज, आपके पास इनकम है वो इतनी सी है, आपके पास में लिमिटेड रिसोर्स हैं, जबकि आपकी जो वांट्स है, आपकी नीड्स है, आपके डिज़ायर्स है वो अनलिमिटेड है। तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि हम क्या चीज़ खरीदें या क्या चीज़ पे स्पेंड करें और क्या चीज़ पे हम गिव अप कर दे। एंड दैट इज़ वेयर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इवॉल्व होता है। बिकॉज क्योंकि जो रिसोर्सेज है वर्ल्ड में वो है लिमिटेड, whereas जो wants हैं लोगों की वो है अनलिमिटेड। इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट एज वेल। क्या आपको लगता है हमारी सरकार के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं? क्या उनके पास अनलिमिटेड पैसा है? नहीं है, अनलिमिटेड पैसा नहीं है। तभी तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, जैसे कि इंफ्रा, कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। और हर साल गवर्नमेंट बजट बनाती है कि भाई इस साल थोड़ा सा पैसा डाल देते हैं, फिर और अगले साल और डाल देंगे। हैड देयर बीन अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज विद द गवर्नमेंट, क्या उनको बजट बनाने की ज़रूरत पड़ती? क्या उनको ये प्रायोरिटाइज करना पड़ता कि इस साल हम डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं, नेक्स्ट ईयर हम हेल्थ इंफ्रा पे फोकस कर लेंगे, इस साल हमारा खर्चा, मतलब गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारा, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि इस बार कोविड-19 के चक्कर में हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हमारा जो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, सो लेट्स कर्ब द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इक्विपमेंट्स, राइट? एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, क्या आप इस चीज़ को रियल लाइफ में फेस नहीं करते? एंड दैट इज़ वाई द इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हैज़ इवॉल्व्ड, बिकॉज देर आर लिमिटेड रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। व्हाट इज देयर इज रिसोर्सेज आर स्कार्स, दे आर लिमिटेड, एंड इन कंपेरिजन टू दैट हमारे जो wants है, needs है, desires है, वो है unlimited. It is also known as social science. Why it is known as social science? Because it also involves, ये कहीं ना कहीं involve करता है human behavior को पढ़ना,
इट इन्वॉल्व्स दी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन किस तरीके से रिएक्ट करेगा जब किसी गुड या किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर किसी गुड्स का या सर्विसेज का प्राइस नीचे चला जाता है तो ह्यूमन जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्ट इन द सेंस क्या वो उस कमोडिटी को ज़्यादा खरीदेगा। जैसे कि एग्जाम्पल नमक चाहे महंगा हो जाए या नमक सस्ता हो जाए, मान लीजिए आज अगर 20 रुपये किलो नमक है, मान लीजिए आज नमक 10 रुपये किलो मिलने लग जाए, क्या आप उसके कंजम्पशन को बढ़ा देंगे, अपनी दाल में या सब्जी में नमक ज़्यादा खाना चालू कर देंगे? नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ये क्या हो रहा है, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्टडिंग द ह्यूमन बिहेवियर एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज सोशल साइंस। A social science which is concerned with what, कि क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करके उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड क्या कंज्यूम करना है। वी हैव टू डिसाइड कि हम डोमिनोज जाएं या फोटोकॉपी कराएं। फोटोकॉपी कराएंगे तो मेस की फीस भी तो भरनी है, उसके लिए किस तरीके से बजट बनाएंगे। सो ऑल ऑफ दैट इन्वॉल्व्स इज व्हाट इज द कैलकुलेशन, मेकिंग अ कैलकुलेशन बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो मैंने काफ़ी टाइम आपको ये चीज़ समझाने में अभी स्पेंड किया सो दैट आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाए कि हाउ दिस सब्जेक्ट हैज़ इवॉल्व्ड। सो वी हैव गॉन थ्रू द डेफिनेशन एज टू व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। तो हम जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे अभी से लेके मैक्रो इकोनॉमी, आप आगे जो पिलर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, जब हम अपना सिलेबस कवर करेंगे अपने लाइफ फाउंडेशन प्रोग्राम में, ये सारा का सारा हमें पढ़ना ही इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज है लिमिटेड है। So economics is what? Economics is the study of the scarce resources to satisfy unlimited needs and human wants. Students, एक question आपसे पूछना चाहूंगी, क्या needs and wants एक ही चीज होती है? क्या needs and wants एक ही चीज होती है? अक्सर हम इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, अक्सर हम इसको एज अ सिनोनिम यूज करते हैं कि needs और wants एक ही चीज है। बट जब हम इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें तो नीड्स और वांट्स एक चीज नहीं है। नीड्स इज समथिंग विच इज बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। दिस इज व्हाट इट इज, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। वेयरएज वांट्स इज योर डिजायर्स। नीड्स जो है इट इज लाइक हाउस, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, पानी चाहिए पीने के लिए, खाना चाहिए खाने के लिए, दैट इज योर नीड्स। दिस इज बेसिक मिनिमम फॉर योर सर्वाइवल, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। वेयरएज व्हेन वी टॉक अबाउट द वांट्स, इज इज समथिंग विच यू डिजायर। मेरे पास एक अच्छा सा हैंडबैग हो, मैं 5 स्टार होटल में खाना खाने जाऊं, मैं गोवा का एक ट्रिप लगा के आऊं अपने फ्रेंड्स के साथ, दिस इज समथिंग विच इज नॉट बेसिक फॉर माई सर्वाइवल। This is something which I desire for, which I wish for. So whatever I wish for, which is something not required for my survival, not basic for my survival, is wants. So कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को interchangeably use करते हैं, करिए, but you should actually know कि इन दोनों में crystal clear difference है। क्या difference है वो हमने बात कर ली कि needs is all about the basic necessities and wants is all about the desires। चलिए चलते हैं आगे। अब हमने क्या बात करी कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो है लिमिटेड। इस वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती है इन एवरी इकोनॉमी। हाथ में कम रिसोर्सेज हैं, लैंड लिमिटेड है हर कंट्री के पास, इंडिया के पास लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड कोस्टल लाइन है, ठीक है, लिमिटेड क्रूड ऑयल है, तभी तो इंपोर्ट करना पड़ रहा है, लिमिटेड फार्मर्स हैं जो हमारे लिए क्रॉप्स उगाएंगे, ठीक है, लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स है, लिमिटेड स्किल यूथ है, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ है, लिमिटेड हॉस्पिटल और बेड्स है, ठीक है, एवरीथिंग इज लिमिटेड, राइट। सो दैट इज वाई अगेन बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि आप सोचे भाई इंडिया ही जूझ रही है इस चीज से, नहीं। When I talk about 3 central problems of an economy, it is equivalent, it is pervasive, it is omnipresent with every economy irrespective कि वो developed है या underdeveloped है या developing है, ठीक है। Now what are those problems? What to produce, क्या बनाएं, how to produce, किस तरीके से बनाएं, एंड फॉर whom to produce, किसके लिए बनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी विच इज व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने चाहिए, क्या हमें फूड ग्रेन्स बनाने चाहिए, क्या हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने चाहिए। और अब आप देखो, सोच के देखो क्यों हो रहा है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। या तो आप मान लीजिए अज्यूम करके चलते हैं एक कंट्री में 10 एम्प्लॉयज़ है या 10 ही लोग हैं, या तो आप उनको
हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाने में, या तो आप उनको डॉक्टर बना सकते हो, या आप उनको इंजीनियर बना सकते हो, या आप उनको फार्मर बना सकते हो। आप कहोगे मैम मिक्स बना दो सबका, 2 को फार्मर बना दो, 2 को इंजीनियर बना दो, 2 को डॉक्टर बना दो, 2 को टीचर बना दो। लेकिन वो डिसाइड करना भी तो बहुत ज़रूरी है कि कितने लोग डॉक्टर बनेंगे, कितने लोग इंजीनियर बनेंगे, कितने हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, कितनी क्वांटिटी ग्रेन्स बनाएंगे, ग्रेन्स में भी कितने पल्सेस बनाएंगे, कितने चावल उगाएंगे, कितने फ्रूट्स उगाएंगे। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है हमें, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, कितने फूड ग्रेन्स बनाने हैं, कितने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने हैं, कितना टेक्सटाइल बनाना है, ये सारी चीज़ें इज़ what to produce and why, because resources are limited. Next is how to produce. So there are basically two ways to produce a thing. पढ़ा होगा आपने, या तो लेबर बनाएगी कोई चीज़, या मशीन बनाएगी, which is labor intensive, and the other thing is capital intensive. लेबर बनाएगी, भाई एम्प्लॉयमेंट देना ज़रूरी है, तो एम्प्लॉयमेंट तभी जनरेट होगा जब लेबर बनाएगी, एक हाथ पे वो है। बट अगर लेबर बनाएगी, क्या वो चीज़ जो बनाएगी वो इक्वेट कर पाएगी या वो कम्पीट कर पाएगी अगर कोई गुड मशीन बना रहा है? अगर हम कोई सा भी गुड्स या सर्विस विद द हेल्प ऑफ मशीन बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हम वही गुड्स एंड सर्विस लेबर के थ्रू बनवा रहे हैं, विच इज़ द फास्टर प्रोसेस, ऑब्वियसली मशीनरी, बिकॉज ऑटोमेटेड है और बहुत ज़्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट बनेगा। But at the same time, we have to give employment to the youth of the country, to the citizens of the country. So again, we have to decide कि कितने resources हम labor intensive technique से बनवाएं और कितना हम कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन से बनवाएं, क्योंकि जैसे ही मशीन्स आएगी, ज़्यादा मशीन्स एम्प्लॉय कर ली तो हमारे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। आप कहोगे नहीं मैम मशीन चलाने के लिए भी तो लेबर चाहिए, लोग ही तो चाहिए, बट कितने चाहिए? एक जगह कोई कपड़ा बन रहा है, उसमें सारे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हो सकता है 10 लोग चाहिए हों, या फार्मिंग हो रही है तो अगर फार्मिंग एम्प्लॉयज़ मतलब एक इंडिविजुअल्स द्वारा हो रही है तो डेफिनेटली ज़्यादा लोग चाहिए होंगे एज़ कम्पेयर टू एक वहाँ पे ट्रैक्टर या कोई मशीन लगा दी गई है, तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल चाहिए उस मशीन को चलाने के लिए। ठीक है, सो हाउ टू प्रोड्यूस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, एंड लास्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। मासेस के लिए बनाएं कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए बनाएं? शुड वी मेक द प्रोडक्ट फॉर मासेस, should we make the product for masses, or should we make for a handful, or should we make it for some handful people or a group of people? So these are the 3 central problems of economy which every economy faces. चलिए इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है which is प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ आपकी जो 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। कहीं आप कंफ्यूज हो जाए मैम ये तो क्या पढ़ा रहे हैं आप जब आप इसके बाद एनसीईआरटी को रेफर करोगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इन चीज़ों को समझना, आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। अभी तक हमने पढ़ा था क्या होता है इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द लिमिटेड रिसोर्सेज, हाउ द रिसोर्सेज आर स्कार्स, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट कि कैसे व्हाट आर द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ और द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है? इट गिव्स अस द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस कॉम्बिनेशन में हमें गुड्स बनाने। जैसे कि हमने डिसाइड किया था 2 लोग इंजीनियर बनेंगे, 2 फार्मर बनाएंगे, 2 को एजुकेशन सेक्टर में, 2 को डॉक्टर बना देंगे। तो दैट कॉम्बिनेशन हैज़ टू बी डिसाइडेड, एंड हाउ डू वी डिसाइड दैट कॉम्बिनेशन? द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द कॉम्बिनेशन इज this production possibility frontier. The production possibility frontier gives us the combination. It gives us the combination of various things that you can produce when the resources of the economy are fully utilized. 10 के 10 लोग जो है they are fully utilized. लोग क्या है? They are resources for the economy. When all the resources are fully utilized, क्या कॉम्बिनेशन होगा? हाउ डू वी डिसाइड? वी डिसाइड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अगर ज़्यादा इंजीनियर बनाने हैं सो वी हैव टू गिव अप ऑन द नंबर ऑफ पीपल जिनको हमें डॉक्टर बनाना था, या जिनको हमको पायलट बनाना था, या जिनको हमको फार्मर बनाना था। सो समवेयर वी हैव टू गिव अप ऑन समथिंग इफ वी हैव टू गेन समथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात क्यों हो रही है? क्योंकि रिसोर्सेज, फिर से वही वाली घूम की बात आ गई, लिमिटेड है। Now what is production possibility frontier हमने देख लिया। Now
एन एलोकेशन, ये आपकी बिल्कुल एनसीईआरटी से मैंने ये जो स्निपेट है वो लिया है. एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी गिव्स राइज टू पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है ना, किस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं. जैसे कि पॉसिबिलिटी ए, मान लीजिए कि इकोनॉमी है, उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज है, मानना क्या सच बात है, और आप माने वहां पे कि 2 ही प्रोडक्ट बनाने हैं, कॉटन या कॉर्न. तो अगर आप 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन, 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन बनाना चाहते हैं, देन कॉर्न्स कितने बनेंगे, 0. तो बी कॉम्बिनेशन पे चलते हैं. बी कॉम्बिनेशन में हमने डिसाइड किया कि हमें 9 कॉटन बनानी है या हमें 1 कॉर्न बनाना है. हमें 1 कॉर्न बनाना है. हाउ मेनी कॉटन्स विल बी प्रोड्यूस, वी विल बी जस्ट एबल टू प्रोड्यूस 9 यूनिट्स ऑफ कॉटन. मान लीजिए मुझे और इंक्रीज करना है कॉर्न का प्रोडक्शन, सो वेयर डू आई हैव टू गिव अप ऑन, आई हैव टू गिव अप ऑन कॉटन के प्रोडक्शन पे. व्हाई, बिकॉज अगेन सेम प्रॉब्लम, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सो ये जो हम प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं, जो ये कॉम्बिनेशन की कितना क्या बनना चाहिए, कितनी कॉटन बननी चाहिए, कितना कॉर्न बनना चाहिए, हाउ डू वी डिसाइड, एंड द वे वी डिसाइड इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके सेट को जो हम बोलते हैं, या वो जो सेट बनाना होता है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. कुछ मुश्किल था इसमें? नहीं, क्योंकि हम ये रोज करते हैं कि इस महीने अगर हम डोमिनोज जा रहे हैं हमारी फ्रेंड के साथ, तो अगले महीने ही मूवी जा पाएंगे, इसी महीने दोनों चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाएंगे. तो वो क्या कर रहे हैं, यू आर गिविंग अप ऑन योर मूवी टू ईट 1 यूनिट ऑफ डोमिनोज पिज्जा. तो मूवी के आगे क्या लिख दोगे, मूवी के आगे लिख दोगे 0. गोवा का ट्रिप जाना है, गोवा का ट्रिप इज इक्वल टू 1 यूनिट. व्हाट डू यू हैव टू गिव अप ऑन, यू हैव टू गिव अप ऑन योर मूवी विल बिकम 0, एंड डोमिनोज का पिज्जा विद अ फ्रेंड विल ऑल्सो बिकम 0. सो व्हाट आर यू मेकिंग, यू आर मेकिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट फॉर योर सेल्फ. एज सिंपल एज दैट. आया समझ? कुछ मुश्किल था? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. अब स्टूडेंट्स, किस तरीके से या ये कौन डिसाइड करेगा कि कितने कॉर्न्स बनने चाहिए, कितने कॉटन बननी चाहिए? ठीक है, दिस विल बी डिसाइडेड कि किस तरीके से एक इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज है वो ऑर्गेनाइज्ड है. एक इकोनॉमी हो सकती है जहां पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी है, विच इज डिसाइडिंग कि दिस मच यूनिट्स ऑफ कॉर्न विल बी प्रोड्यूस, इतने कॉर्न प्रोड्यूस होंगे, इतनी कॉटन प्रोड्यूस होगी. और दूसरी तरफ इसका बिल्कुल विपरीत, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जहां पे मार्केट फोर्सेस डिसाइड करे. भाई मार्केट में अगर कॉर्न की डिमांड है तो कॉटन क्यों बनाएंगे, मार्केट में अगर कॉटन की डिमांड है तो कॉर्न बनाने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट में अगर एरोप्लेन की डिमांड है तो हम क्यों कॉटन बनाएंगे, हम कॉटन कॉर्न दोनों छोड़ देंगे, एरोप्लेन बनाएंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ऑल विल बी डिसाइडेड हाउ एन इकोनॉमी इज प्लान्ड. क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होगा, या वो जो सेट्स हैं वो सेट्स कौन डिसाइड करेगा, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन कि हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किस तरीके से हो रही है. इफ इट इज अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के स्टार्टिंग से ही समझ पा रहे होंगे, मतलब देयर इज सम सेंट्रल अथॉरिटी, some central figure, some central institution is there which is deciding how much corn will be produced and कितना cotton produce होगा, कितनी pulses बनेंगी, कितने चावल बनेंगे, कितने डिफेंस इक्विपमेंट बनेंगे. और अगर उसी चीज़ को, अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो सेट था हमारा, अगर उसको छोड़ दिया जाए मार्केट फोर्सेस की, जिसकी डिमांड है वही बनेगा, जिसकी डिमांड नहीं है ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन बना करना इकोनॉमी छोड़ देगी. सो इफ वी लीव टू दी मार्केट फोर्सेस, then it is a market economy. It is equivalent to कि पापा बता रहे कि तू इस ट्यूशन जाएगा भाई. What is that? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, 10,000 रुपए देता हूं मैं महीने के, इसमें से कम 5,000 ट्यूशन की फीस है, 1,000 रुपए तुम्हारे मेस की फीस हो गई, 500 रुपए तुम्हारी स्टेशनरी का खर्चा हो गया, बाकी के 1,000 रुपए बचे या जितने भी बचे तुम्हारे ऑटो के. व्हाट इज दिस? हेयर पापा इज डिसाइडिंग. वेयर एज पापा बोले ले बेटा 10,000 रुपए जी ले अपनी जिंदगी, अब तेरे पे है ये डिसाइड करना कि उसमें से तूने कितनी ट्यूशन फीस भरनी है, कितने पैसे सेव करने हैं, कितने अपनी गर्लफ्रेंड के डोमिनोज पिज्जा पे लगाने. इट इज ऑल ऑन यू. व्हाट इज दैट? दैट इज मार्केट इकोनॉमी, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस. ठीक है. तो अब इसमें क्या डिफिकल्ट था? अब आएगी ना एनसीईआरटी समझ. कहाँ दिक्कत आ रही थी? आप कहोगे मैम ये सारी चीज़ें तो हम रोज देखते हैं, पापा बताते हैं फ़ोन पे क्या करना है. तो भाई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है घर की, इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करना और समझना है.
ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, अभी तक हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक्स क्या होता है, अभी तक हमने बात करी इकोनॉमिक्स क्या होता है, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सारी बात घूम घूम के क्या आ रही थी, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, सारी फसाद की जड़ ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। चलते हैं हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई इकोनॉमिक्स को डाइवर्सिफाई भी तो करना पड़ेगा। एक इकोनॉमिक्स चलती है हमारे घर में कि पापा बता रहे हैं क्या करना है, और एक इकोनॉमिक्स चलती है पूरे कंट्री के लेवल पे, माइक्रो लेवल, छोटा लेवल, छोटा लेवल, इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। दूसरी होती है मैक्रो लेवल, बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, लार्ज स्केल लेवल पे। सो क्योंकि अब जो इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है जरूरी तो नहीं है ना वही चीज सच है मैक्रो लेवल पे भी, पूरे देश के लेवल पे भी। दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली कैटेगराइज, इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली कैटेगराइज और डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है स्टूडेंट्स? चलो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दूंगी कि व्हाट इज ट्रू एट द इंडिविजुअल लेवल, व्हाट इज राइट एट दिस लेवल कुड नॉट बी राइट एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल जब हम बात करेंगे। बट राइट नाउ क्या समझना है हमें? सिंपल सिंपल चीजें समझनी है अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज समथिंग विच इज एट द इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एट दी होल कि भाई कंट्री में क्या प्राइस लेवल है, कंट्री में कितनी सेविंग्स हैं टू दी पार्ट ऑफ द जीडीपी, जीडीपी भी छोड़ दीजिए, टोटल सेविंग्स कितनी है, प्राइस लेवल क्या चल रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल लेवल, एक इंडिविजुअल घर में क्या सेविंग्स होती है, एक इंडिविजुअल फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक इंडिविजुअल लेवल पे किस चीज कितनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। क्लियर? सो इट इज एट द स्मॉलर लेवल एंड दिस इज एट द ब्रॉडर लेवल। आर वी गुड टू गो? यस वी आर गुड टू गो। चलिए, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट concentrates on the behavior or performance of individual small level, so individual economic agents within the economy, such as consumers, family, industry, firm। एक मतलब एक सिंगल यूनिट में क्या हो रहा है, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट असरटेन्स हाउ, क्या बता रहा है? इट असरटेन्स, इट फाइंड्स आउट हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अमंग्स वेरियस इंडिविजुअल्स। किस तरीके से पापा अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट सेव कर देते हैं, कुछ पार्ट आपकी फीस भरने में, कुछ पार्ट घर चलाने में, वो कितना कहाँ खर्चा कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एट द इंडिविजुअल लेवल इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एट द इकोनॉमी लेवल कि इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है, द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इज वेदर ऑन क्रिएटिंग असेट्स, वेदर ऑन बाइंग गोल्ड, वेदर ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब छोटे छोटे एक्सपेंसेस जैसे कि खाने पीने पे, रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स पे। व्हाट इज द सिचुएशन एट द मैक्रो लेवल व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमीज एज होल इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द एंटायर इकोनॉमिक फिनोमेना और दी ओवरऑल इकोनॉमी इज टॉक्ड अबाउट। भाई हम ये समझ चुके हैं, ये तो मैं सीधा आपकी एनसीईआरटी में से लाइन उठा रही हूँ ताकि वहां पे जब इन चीजों को देखो पढ़ो तो ये नहीं कि मैम आपने क्लास में क्या पढ़ाया था यहाँ तो कुछ और लिखा है। ठीक है, बेसिकली इट फोकस ऑन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब जब हम हर चीज का समेशन कर देते हैं, एग्रीगेट इज व्हाट? समेशन ऑफ एवरीथिंग, एग्रीगेट वेरिएबल्स एंड दोज इश्यूज विच अफेक्ट्स द होल इकोनॉमी। इंडिविजुअल लेवल पे कौन वहां बात कर ली थी, अब कौन से इश्यूज, मान लीजिए कि अभी आपने जगह जगह पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर में कि देयर इज डिसरप्शन इन दी ग्लोबल सप्लाई चेन्स। तो उससे क्या हो रहा है, पूरे देश में महंगाई फेस करनी पड़ रही है, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, मॉनसून अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो फूड इन्फ्लेशन आएगा, और फूड इन्फ्लेशन आएगा तो उससे कहीं ना कहीं सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उस पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है ना? सो व्हाट आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स दी होल इकोनॉमी? वी स्टडीज दोज इश्यूज, वो इश्यूज विच अफेक्ट्स दी ओवरऑल इकोनॉमी और इकोनॉमी एज अ होल, दैट इज व्हाट इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद इसके डिफरेंस को भी देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होता है ग्रेटर क्लैरिटी के लिए, मुझे पता है आप लोगों को समझ आ चुका है, बट स्टिल इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, बस इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, एक स्टील फैक्ट्री. व्हेन वी कलेक्टिवली टॉक अबाउट ऑल द स्टील फैक्ट्रीज ऑफ द कंट्री, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. एक स्टील फैक्ट्री, एक सीमेंट फैक्ट्री में क्या हो रहा है, इट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स. वेयर एज व्हेन वी कंपेयर इट टू द मैक्रो, इट इज द बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी. यहाँ पे किसके बारे में, इट डील्स विद व्हाट, इट डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स. आई नो अभी तक आपको चीज़ें याद होनी चालू हो गई होंगी क्योंकि हमने चीज़ों को बहुत ब्रेक करके पढ़ा है, उसको कनेक्ट करके पढ़ा है. और कोशिश कीजिएगा कि आज जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप याद कर लें, सो दैट व्हेन यू गो थ्रू दी एनसीईआरटी ऑन योर ओन. इसके बाद ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ दें, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है लेकिन स्पीड से पढ़नी है, क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं. लिमिटेड टाइम है, नेक्स्ट ईयर पेपर निकालना ही है हमें. नेक्स्ट इज एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल. यहाँ पे क्या डील करते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल से. व्हाट इज इट कंसर्न्ड विद, इट इज कंसर्न्ड विद थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. क्या प्रोडक्ट का प्राइस रखें, क्या प्रोडक्ट का प्राइस रखें. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बात करेंगे इसके बारे में अभी. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, यू डू नॉट नीड टू वरी ऑन दैट. मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो व्हाट इज इट कंसर्न विद, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम इज व्हाट, नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी. एनएनपी नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, कहाँ पे देखेंगे ये, कॉन्सेप्टोनॉमिक्स पे जाना पड़ेगा. कॉन्सेप्टोनॉमिक्स पे वीडियो बनाया. कॉन्सेप्टोनॉमिक्स जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि व्हाट इज कॉन्सेप्टोनॉमिक्स, तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्टोनॉमिक्स एक सीरीज़ है यूट्यूब पे जहाँ पे इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जैसे रेपो रेट क्या होता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, जीडीपी क्या होता है, फैक्टर प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, इन पे छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए हुए हैं. प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी. आई विल ट्राई कि आई कैन कनेक्ट द लिंक और प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. चलिए, सो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम इज व्हाट वी टॉक अबाउट एट द मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल. नेक्स्ट इज व्हाट इज द टूल यूज, कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है. मैक्रो इकोनॉमिक्स पे aggregate, when we sum up all the things, what is the total demand in the economy. Whereas in microeconomics, इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड क्या है, एक घर में कितना आटा, चीनी, दाल, चावल यूज़ होता है, और ओवरऑल लेवल पे कि कितना दाल का कंजम्पशन है, राइस का टोटल कंजम्पशन क्या है हमारी इकोनॉमी में, कितना क्रूड ऑयल यूज़ होता है, कितना रिन्यूएबल एनर्जी, कितना नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है, कितना कंज्यूम होता है. वेयर डू वी टॉक अबाउट दैट, वी टॉक अबाउट in the macroeconomics. So do you find anything difficult? No, it is not. This is so obvious. This is so easy to talk about, right? Now why it is important? It is helpful in determining the prices of the product along with the prices of factor of production. क्या एक प्रोडक्ट का प्राइस होगा, क्या प्राइस होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टूडेंट्स, अभी एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, मान लीजिए आप आज शुगर केन की फैक्ट्री, या शुगर केन की तो फैक्ट्री लग ही नहीं सकती, शुगर केन तो वही खेतों में उगता है. शुगर की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो शुगर की फैक्ट्री लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ज़मीन चाहिए. क्यों, फैक्ट्री कहाँ खड़ी करोगे, ठीक है. यू नीड लैंड के बाद यू नीड मशीनरी, ठीक है. मशीनरी पे काम करने के लिए यू नीड लेबर, यू नीड ये सब परचेज करने के लिए व्हाट यू नीड, कैपिटल, पैसा चाहिए. सो व्हाट इज दैट, इकोनॉमिक्स में उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना. यू नीड लैंड, यू नीड लेबर, यू नीड कैपिटल, एंड यू नीड अ पर्सन विच इज़ यू योरसेल्फ, जिसने डिसाइड किया, यू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर डिसाइड किया कि मैं शुगर फैक्ट्री लगाऊंगा. शुगर फैक्ट्री के लिए मैं लैंड अरेंज करूंगा, मशीनरी, लेबर एंड कैपिटल. सो these are the factors of production. जो फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं, जो रिसोर्सेज हमें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो शुगर प्रोड्यूस करनी है, चाहे वो दूध की फैक्ट्री लगानी है, चाहे वो चप्पल की लगानी है, जूते की लगानी है, कपड़े की लगानी है, anything. So anything which is needed for the production are the factors of production.
Okay, now what does macroeconomics is, what is the importance? It helps in knowing or stabilizing. First of all, it helps in knowing what is the general price level. पूरे देश में goods and services, सारे goods and services का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है. बढ़ रहा है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे. सो वेयर डू वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस? वी टॉक अबाउट हेयर इन दी मैक्रो इकोनॉमिक सेगमेंट. Are we clear? Are we good to go? तो हमने अब देख लिया what is the difference between macro and microeconomics. Students, थोड़ा सा रिवर्स में जाते हैं. हमने बात करी थी कि हमें जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट था, फिर से चलते हैं उस पर एक बार. यहाँ हमें डिसाइड करना पड़ रहा था कि हम कॉर्न प्रोड्यूस करेंगे या कॉटन प्रोड्यूस करेंगे, कितनी क्वांटिटी में कॉर्न प्रोड्यूस करेंगे और कितनी क्वांटिटी में कॉटन प्रोड्यूस करेंगे. हाउ डू वी डिसाइड ऑन दैट? How do we decide on that? We decide on the basis of the utility. On the basis of utility. So from here we start upon and we shift upon to the chapter 2. Chapter 2 start हो गया, chapter 1 start खत्म हो चुका है. जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट थी, इंपॉर्टेंट थी, वी हैव कवर्ड. नाउ व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद इज द चैप्टर 2 ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th की एनसीईआरटी. ठीक है. सो हम कहाँ क्या बात कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से कॉर्न, ये कितना कॉर्न प्रोड्यूस होगा, कितना कॉटन प्रोड्यूस होगा. द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्न एंड कॉटन विल बी डिसाइडेड अपॉन, और वन ऑफ द डिसीजन दैट विल लीड टू डिसाइड एज टू हाउ मच कॉर्न या कॉटन प्रोड्यूस होगा विल बी डिपेंडेड ऑन व्हाट इज द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट. यूटिलिटी क्या होता है? पिज्ज़ा खाते हो, क्यों खाते हो? पिज्ज़ा खाते आता है सेटिस्फैक्शन. रोटी खाते हो, बहुत भूख लगी होती है. जब 3 घंटे का फाउंडेशन प्रोग्राम का क्लास अटेंड किया है, उसके बाद सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान जाता है कि आज डिनर में क्या बना है. डिनर में आपने खाई रोटी सब्जी. सो आफ्टर ईटिंग रोटी और सब्जी, व्हाट डू यू डिराइव आउट ऑफ दैट? यू डिराइव प्लेजर, यू डिराइव सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ दैट. सो व्हाट इज यूटिलिटी? किसी भी चीज़ की यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ठंड लग रही है, स्वेटर पहन लिया. ठीक है. भूख लग रही है, रोटी खा ली. घूमने जाना है, बस की सर्विस मिल गई. ठीक है. व्हाट इज दैट? व्हेन यू आर वेयरिंग अ स्वेटर, व्हाट इज इट प्रोवाइडिंग टू यू? क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज प्रोवाइडिंग यू द यूटिलिटी, दैट इज प्रोवाइडिंग यू सेटिस्फैक्शन की अब आपको ठंड नहीं लग रही. रोटी खाई आपने तो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? आपकी वांट थी, आपकी उस टाइम वांट थी, आपकी बॉडी की डिमांड थी, मुझे भूख लग रही है, फीड मी विद समथिंग. सो रोटी के पास क्या है? और एनी प्रोडक्ट दैट यू कंज्यूम, इट हैज सम वांट को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी इज व्हाट इज यूटिलिटी. सो यूटिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड और अ सर्विस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर गुड का ही होगा. कोई सर्विस कंज्यूम करने से, मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या हम फ़ोन, हमें अपने घर पे बात करनी है, यू फील लाइक टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, तो आपको फ़ोन सर्विसेज यू आर यूजिंग. सो व्हाट दैट फ़ोन सर्विस इज प्रोवाइडिंग यू इज, इट इज सैटिस्फाइंग योर वांट टू टॉक टू योर पेरेंट्स. So what is utility? Utility of a commodity is want satisfying capacity. तो कुछ अब नज़रिया बदला यूटिलिटी को देखने का. अभी तक तो हम डेफिनेशन टेक्निकल है भाई मैम, इट्स वेरी टेक्निकल, सो मच टेक्निकल, नहीं समझ आता. आई एम स्ट्रगलिंग विद इकोनॉमिक्स, आई डू नॉट नो व्हाट टू रीड इन इकोनॉमिक्स, हाउ डू आई अप्रोच द एनसीईआरटीज. This is the way you approach the NCERTs. That is with the help of examples. You are at the right platform. जहाँ आपको समझाया जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, हाउ डू यू अप्रोच इट. जैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स अपने आप बिल्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये जो मैसेजेस आते रहते हैं मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, मैम हाउ डू आई डील विद एनसीईआरटीज, समझ नहीं आ रहा, बहुत टफ लग रहा है. जब मैं मेंटरिंग सेशन लेती हूँ, डाउट सेशन लेती हूँ, एक ही मैम, एक कोई आप बता दीजिए एनसीईआरटी की एक किताब, व्हाट आई से देम, जाइए एनसीईआरटी पढ़िए. मैम एनसीईआरटी तो समझ नहीं आती. अब से समझ आने लग जाएगी, इस सेशन के बाद से समझ आने लग जाएगी. ठीक है. तो यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी. द स्ट्रॉन्गर द डिजायर टू हैव समथिंग, बहुत जोर से भूख लगी है तो जो पहली रोटी खाओगे, ओ हो मज़ा आ गया, यही निकलता है सबसे पहले. पिज्ज़ा की क्रेविंग हो रही है, आज चीट डे है, जैसे ही फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा बॉडी के अंदर गया या बर्गर गया, ओ हो मज़ा आ गया.
ठीक है, यही निकलता है सबसे पहले, यार मज़ा आ गया और खाएंगे अपन। सो व्हाट इज़ दैट पिज्ज़ा प्रोवाइडिंग यू? क्योंकि हमारी डिज़ायर इतनी ज़्यादा थी, हम पूरे हफ्ते वेट कर रहे थे कि कब हमारा चीट डे आएगा। सो द स्ट्रॉन्गर इज द डिज़ायर, द स्ट्रॉन्गर मतलब जितना ज़्यादा वेट करते हो उतना ज़्यादा मज़ा आता है, उतनी ज़्यादा यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है उस प्रोडक्ट की। सो द स्ट्रॉन्गर इज द डिज़ायर, द स्ट्रॉन्गर इज द डिज़ायर टू हैव समथिंग, द ग्रेटर इज द यूटिलिटी। सो यूटिलिटी सब्जेक्टिव हो सकता है मैंने कल ही पिज्ज़ा खाया है, मेरा चीट डे नहीं चल रहा था, मेरा रोज चीट डे है, ठीक है। सो मैंने आज भी पिज्ज़ा खाया है एंड आई हैव टू गो अलॉन्ग विद माई फ्रेंड टुमारो जिसका चीट डे कल है, एक हफ्ते के बाद बेचारे का नंबर आया है। अब नाउ लुक एट द डिफरेंस, द यूटिलिटी दैट पर्सन हु इज हैविंग अ चीट डे टुमारो, जो वो यूटिलिटी डिराइव करेंगे आफ्टर हैविंग अ स्लाइस ऑफ पिज्जा वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डिराइव्ड, क्योंकि मेरा तो रोज चीट डे है, मैंने तो आज भी खाया है, कल भी खा रही हूँ, इट्स इक्विवेलेंट, या ठीक है चलो आज अच्छा खा लिया थोड़ा सा। बट द पर्सन हु वॉज वेटिंग सिंस अ वीक कि मेरा आज चीट डे आएगा, नाउ आई विल हैव अ स्लाइस ऑफ पिज्जा। So is it subjective? Yes, subjective. मेरे लिए utility derived after eating that slice of pizza is entirely different from a person who is consuming a pizza slice after a wait of 1 week. एक हफ्ते का इंतजार करके मिला है पिज्जा का स्लाइस, तो obviously utility is subjective. It varies from person to person. How does it varies from place to place? Definitely. अब किसी को मान लीजिए गुलमर्ग में बैठे, कश्मीर में बैठे, ठीक है, या मान लीजिए चलो अभी ठंड की बात तो छोड़िए, अभी चल रही पसीना गर्मी, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो रखी है, एसी चाहिए, ठीक है। सो एक कोई पर्सन बैठा है कश्मीर में और एक कोई पर्सन बैठा है दिल्ली की एकदम गर्मी में ह्यूमिड मौसम में। सो एसी की यूटिलिटी कश्मीर में ज़्यादा होगी या फिर दिल्ली में ज़्यादा होगी? सर्टेनली दिल्ली में ज़्यादा होगी, करोल बाग में उससे भी ज़्यादा होगी, थोड़ा कंजस्टेड एरिया है, छोटे छोटे रूम्स हैं, तो वहाँ यूटिलिटी बढ़ गई। क्यों? इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। डेफिनेटली एक एसी की, एक एयर कंडीशनर की यूटिलिटी इज नॉट दैट मच इन श्रीनगर और एनी हिल स्टेशन एज मच एज इट इज इन सम हॉट एंड ह्यूमिड एरिया। सो इट यूटिलिटी याद रखिएगा, इट इज सब्जेक्टिव, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यही एक एसी जो यहाँ एकदम भगवान जैसा लग रहा है या कूलर भगवान जैसा लग रहा है विल नॉट बी द सेम इन कश्मीर, इन मसूरी, इन शिमला। सेम वे अ पर्सन हु इज वेटिंग फॉर अ पिज्जा सिंस अ वीक, उसके लिए दैट पिज्जा स्लाइस इज ऑल टुगेदर हेवन, वो हेवन है, और मेरे लिए नहीं है बिकॉज मेरा रोज चीट डे, आई कैन ईट पिज्जा एनी डे, राइट। चलिए, यूटिलिटी का एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, सो दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस। हीटर का दिया है और एप्पल आईफोन का दिया है, यू कैन रीड इट। पीडीएफ्स मिलेंगे कहाँ? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? बिल्कुल सेशन के एंड में, क्योंकि बीच में दिया भी आप वहाँ पे क्या करोगे, सेशन स्टॉप करके ढूंढने लग जाओगे कि पीडीएफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा एकदम एंड में मेरे टेलीग्राम सेशन पे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी पढ़ ली, एक टाइप होता है यूटिलिटी का विच इज कार्डिनल यूटिलिटी। व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी? कार्डिनल यूटिलिटी अज्यूम्स दैट यूटिलिटी जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द नंबर ऑफ टर्म्स, इट कैन बी क्वांटिफाइड। एक पिज्जा खा के मुझे 20 यूनिट यूटिलिटी प्राप्त हुई, एक कोक का ग्लास पी के मुझे 100 यूनिट यूटिलिटी डिराइव हुई, एसी 1 घंटा चला के मुझे 30 यूनिट यूटिलिटी डिराइव हुई। सो कार्डिनल यूटिलिटी सेज दैट यूटिलिटी कैन बी क्वांटिफाइड। बस इतना ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, eating a chocolate cake gives me 70 units of utility. Going on a holiday trips give me 50 units of utility. But cardinal utility, जो ये theory है cardinal utility की, it suffers from a drawback that in a real life we do not express utility in numbers. It's all about an emotion. It's all about something which is subjective. मज़ा आ गया यार आज तो पिज़्ज़ा खा के, यार ठीक था पिज़्ज़ा, इतना तो कुछ मज़ा नहीं आया। आर वी एक्सप्रेसिंग? अपने दोस्त को भी बोलते हो यार आज तो मुझे 100 यूनिट यूटिलिटी मिली है, तुझे कितने यूनिट यूटिलिटी मिली? तेरी क्या यूटिलिटी थी? तूने एप्पल आईफोन खरीदा, क्या यूटिलिटी डिराइव हुई? कितने यूनिट सेटिस्फैक्शन या कितने यूनिट मज़ा आया तुझे?
You do not talk like that, right? तो cardinal utility says that it can be quantified, but we do not quantify it in the real terms. बस इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से. Measures of utility. Utility measure कैसे करते हैं? So there is one thing which is called total utility and the one is called marginal utility. So these are the measures of utility. So when we talk about the total utility, the total satisfaction derived from consuming some quantity of commodity. मान लीजिए आपने 2 रोटी खाई, आपको 20 यूनिट मिली. आपने 5 पिज्जा स्लाइस खाए, आपको 70 यूनिट्स मिली. सो द टोटल satisfaction derived from consuming some quantity is of commodities. Total utility as simple as a total कितना मिला utility. Marginal utility क्या है? Marginal utility is the change in the total utility. टोटल यूटिलिटी कितनी चेंज हो रही है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ पिज्जा स्लाइस, 1 एडिशनल यूनिट ऑफ रोटी, 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. मान लीजिए एक बहुत तेज भूख लगी है, कोचिंग से आए हैं 2.5 घंटे का फाउंडेशन बैच लेके. पहला रोटी या पहली चपाती खाई, 20 यूनिट यूटिलिटी, 20 यूनिट डिराइव करी. सेकेंड खाई, मम्मी और भूख लगी है लाके दो, आपने सेकेंड चपाती उठाई, 30 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी. अब आपका क्या है, थोड़ा थोड़ा पेट भर गया है. थर्ड यूनिट खाई, क्या आपको जितनी यूटिलिटी आपने यहाँ डिराइव करी थी और यहाँ करी थी उतनी करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका पेट है अब थोड़ा थोड़ा भर गया है. द यूटिलिटी दैट यू डिराइव्ड हेयर will not be same by the third unit because now आपका stomach है, it is filled. Maybe यहाँ पे you will derive 25 units of utility. So whatever is the change by consuming 1 additional unit, कितना change हो रहा है? 10 units. 20 से 30 के बीच में कितना फर्क है? 10 unit. So whatever is the change in consuming or whatever is the additional utility derived by consuming 1 additional unit, यहाँ पे 1 additional unit, 2 के बाद आप 3 पे गए, whatever is the additional utility derived by consuming 1 additional unit of commodity is what is marginal utility. चलो ठीक है. एग्जाम्पल, फर्स्ट यूनिट ऑफ चपाती खाई तो 12 यूनिट्स आपको यूटिलिटी मिली. सेकेंड खाई 18 यूनिट. सो व्हाट इज द चेंज? फर्स्ट में तो 12 था, मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? द एडिशनल, एक एडिशनल यूनिट खाने से whatever utility you derive by consuming 1 additional unit. तो एक additional unit जब खाया था तो यूटिलिटी में कितना चेंज आया? 12 से 18 के बीच में the change is 6 additional units of utility या 6 units of utility. थर्ड चपाती खाई तो आपको टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड हुई 22 यूनिट्स की. व्हाट इज द चेंज बिटवीन 18 to 22? इट इज 4. एक और चपाती खाई, 24 से 24, कुछ अब प्लेजर डिराइव नहीं हो रहा क्योंकि अब हमारा पेट जो है वो भर चुका है. सो द एडिशनल और इज देयर एनी चेंज इन द मार्जिनल यूटिलिटी? नो. अब इसके बाद आप कितना भी खा लोगे यूटिलिटी विल नॉट चेंज बिकॉज अब आपका पेट भर चुका है. उसके बाद भी इफ यू कीप ऑन कंज्यूमिंग देयर वुड बी अ टाइम कि आपकी यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी. जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है ऑफ दी चपाती वो नेगेटिव में चली जाएगी. नाउ यू विल फील लाइक प्यूकिंग कि मम्मी बस करो, बहुत खा लिया. सो द यूटिलिटी विल गो इन नेगेटिव. 24 में से 22 इट इज -2. सो कैन यू सी अ पैटर्न हेयर? कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? पैटर्न इज व्हाट? पहले यूटिलिटी बढ़ रही, ठीक है, फिर उसके बाद स्टैग्नेंट हो गई, इट गॉट स्टैग्नेंट एंड नाउ इट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द यूटिलिटी गेट्स नेगेटिव. कौन सी यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी. आप कहोगे मैम ये एग्जाम में कहाँ पूछा हुआ है? स्टूडेंट्स, क्योंकि अब जिस तरीके से पेपर का पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चंस काफ़ी डायनेमिक हो गए हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है सो दैट दूसरे कॉन्सेप्ट्स को आप समझ पाओ. दैट इज़ वाई यूटिलिटी एक छोटा सा टॉपिक है. सारी चीज़ें नहीं, जो मेजर ब्रॉडर पॉइंट्स थे जो आपको समझने ज़रूरी थे वो ही समझा रही हूँ. तो घबराना नहीं है, ये टेबल क्या है क्या नहीं है, बस इतना याद रखना है कि टोटल यूटिलिटी इज दी टोटल, मतलब टोटल कितना डिराइव हुआ है. मार्जिनल इज द चेंज इन द यूटिलिटी बाय डिराइविंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ यूटिलिटी. ठीक है. नाउ इफ वी सी क्या देखा था हमने यहाँ पे
कि यहाँ पे एक टाइम के बाद जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव में बदल रही है. सो दैट इज वेयर अ थ्योरी इज डेवलप्ड which is called as law of diminishing marginal utility. So what is law of diminishing marginal utility? तो यहाँ आप क्या देख रहे थे, marginal utility is diminishing. तो बस इसी को समझाना है यहाँ पे. It states that marginal utility from consuming each additional unit of a commodity. एक additional unit of commodity आप जब consume करते हैं, it declines as the consumption increases. जैसे जैसे आपका consumption बढ़ता जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी. टोटल यूटिलिटी विल ऑलवेज इंक्रीज. देखो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द मार्जिनल यूटिलिटी विल डिक्लाइन, द मार्जिनल यूटिलिटी विल रिड्यूस, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स कांस्टेंट. एक टाइम आएगा जब वो जीरो हो जाएगी, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ दैट इट विल बिकम नेगेटिव. सो दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग. मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, डिमिनिश हो रही है. सो दिस इज व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग. मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है, जीरो हो रही है, नेगेटिव हो रही है. आर वी क्लियर विद दैट? चलिए, तो ये हो गया हमारा यूटिलिटी. अब हम चलते हैं हमारे नए टॉपिक पे, व्हाट इज डिमांड. ये भी सेकेंड चैप्टर में ही है आपके, व्हाट इज डिमांड. सेकेंड चैप्टर किसका? एनसीईआरटी का. कौन सी एनसीईआरटी? माइक्रो इकोनॉमिक्स की. कौन से स्टैंडर्ड की? 12th की. चलिए ठीक है. कई बार होता है ना स्टूडेंट्स भूल जाते हैं बीच में, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है बार बार याद दिलाना कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज डिमांड. सो अभी तक हमने क्या देखा था कि कितना कॉर्न प्रोड्यूस करना है, कितना कॉटन प्रोड्यूस करना है, वो किस पे डिपेंड करेगा. इट विल डिपेंड अपॉन द यूटिलिटी विच इज बीइंग डिराइव्ड. ठीक है ना. बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि क्या प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है. व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिमांड. सो व्हाट इज डिमांड? वन ऑफ द वेरिएबल कि कितना डिमांड किया जाएगा एक पर्टिकुलर प्राइस पे. उसके लिए हमें क्या समझना जरूरी है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. सो व्हाट इज द डिमांड? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय. ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, विलिंग टू बाय and is able to afford, and is able to afford is the second most important thing. Why? For an example, I like having a Mercedes. मुझे Mercedes चाहिए. Does it shows the demand of the product? बहुत सारे इस देश में ऐसे लोग होंगे जिन्हें BMW चाहिए, Audi चाहिए, Mercedes चाहिए. So can we say that चाहिए is the demand for the product? नहीं. The question is, am I able to afford that luxury car or not? Am I able to buy that car or not? Will show what is the actual demand of that product. खरीदना चाहती हूँ is what my desire. Whether my bank balance allows me to buy that car shows the actual demand of the product. So the quantity of a commodity that a consumer is willing, उसकी इच्छा है buy करने की. First is the willingness. First important variable is the willingness. पहले तो आपकी willingness होनी चाहिए. And next important thing is you should have the ability to buy that product at what circumstances, whatever is the given price. ऐसा नहीं कि जब Mercedes का प्राइस 10 लाख रुपए आ जाएगा तब I will be able to buy, or then is where I would want to buy that car. That will not show the demand of the product. वो तो circumstances change हो गए ना. At the current prevailing price, is there my willingness to buy that product? क्या willingness है, क्या मेरी ability है, that is what shows the demand for the product. So the quantity of a commodity that a consumer is willing to buy and is able to buy at the given price of a good and service and consumer taste and preference is called the demand of the good or the service. Good and service both. ये नहीं कि मैम अभी तो आप तो सिर्फ गुड की बात कर रहे थे, गुड्स ही बढ़ाए जा रहे थे, सर्विसेज का क्या करना है, उसके लिए क्या अलग डिमांड, ये अलग लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ सप्लाई, अलग यूटिलिटी. नहीं, goods and service, or wherever I am talking about good, it equally applies to services as well. ठीक है. चलिए, so what is a demand? We have studied दो important चीज़ें. There should be willingness to buy, there should be ability to buy. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड. अभी तक हमने पढ़ा डिमांड क्या होती है. डिमांड समझना जरूरी है, कोई भी लॉ पढ़ने के लिए उसका बेसिक समझना जरूरी है. सो लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट, बहुत ही फिर से अगेन वील कनेक्ट टू आवर रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड देन वील टॉक अबाउट इट. सो लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट, द लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट when the price of the product,
व्हेन द प्राइस जब इंक्रीज होता है किसी प्रोडक्ट का, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट प्रोडक्ट फॉल्स। कैसे? पहले डोमिनोज का पिज्जा 100 रुपए का आता था तो हम 2 पिज्जा खाते थे, फिर लग गया लॉकडाउन, हो गई महंगाई, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन, फूड इन्फ्लेशन, तो अब जो हो गया है डोमिनोज के पिज्जा का प्राइस बढ़ गया है, पॉकेट मनी बढ़ाई नहीं है पिताजी ने, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो घटा देंगे। ठीक है, पहले हम अपनी सहेली को 2 बार मूवी दिखाने ले जाते थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद जब पीवीआर आईनॉक्स खुला तो टिकट के रेट बढ़ा दिए जी, वो देश में इन्फ्लेशन चल रही है, तो अब क्या बोलेंगे सहेली को, जी भैया पॉकेट मनी बढ़ाई नहीं है पिताजी ने, तो अब हम तो एक ही मूवी देख पाएंगे। सो व्हाट इज दैट, व्हाट आर यू डूइंग, प्राइस इज इंक्रीजिंग, प्राइस महंगा हो गया डोमिनोज का, क्वांटिटी डिमांडेड, पहले 2 बार जा रहे थे, ये 2 पिज्जा खाते थे, अब हम खा रहे हैं सिर्फ 1 पिज्जा, पहले खाते थे 2 पिज्जा, अब खा रहे 1 पिज्जा। पहले जब 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 100 रुपए का पिज्जा था, हम खाते थे 2 पिज्जा, अब हो गया 200 रुपए, हम खाते हैं 1 ही पिज्जा। सो व्हाट यू आर सीइंग, द प्राइस इज गोइंग अप, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पिज्जा is going down. So that is what the law of demand says, that whenever the price goes up, the quantity demanded goes down. Whenever the price will go down, the quantity demanded, price अगर सस्ता हो रहा है, डोमिनोज का पिज्जा, स्विगी का कूपन लग रहा है, जोमेटो का कूपन लग रहा है, भाई और मंगा ले, 2 पिज्जा मंगा ले, that is what we say to our friends. ठीक है, so whenever the price goes down, the quantity demanded goes up. अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में खुराफाती क्वेश्चन चल रहा होगा, मैम प्राइस बढ़ गया, कोई बात नहीं, क्या हो गया, हम उस पे दूसरा लापिनो पे चले जाएंगे या वो नकली वाले डोमिनोज पे चले जाएंगे, अगर बर्गर किंग का जो बर्गर है महंगा हुआ, मैकडॉनल्ड्स चले जाएंगे। ठीक है, अगर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर महंगा हुआ है मैम वेंडीज चले जाएंगे या लोकल वाला बर्गर खा लेंगे, क्या हो गया उसमें? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत नहीं है जो आपके दिमाग में आ रहा है। या पापा को बोलेंगे पापा पॉकेट मनी बढ़ाओ भाई, अब पिज्जा जो है हमारा महंगा हो गया है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आ रहा है तो कोई गलत क्वेश्चन थोड़ी है, डाउट है, डाउट सही है, डाउट तो लेजिटिमेट होता है, डाउट ये थोड़ी होता है सही और गलत, डाउट इज डाउट, राइट। बट कोई बात नहीं, आपने ये चीज पढ़ी, टीएनसी अप्लाई। नाउ व्हाट इज दिस टीएनसी अप्लाई? सो स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, whenever we talk about any law, जब भी आप इकोनॉमिक्स में या कोई सा भी लॉ पढ़ेंगे इस दुनिया में, you have to assume certain things constant, क्योंकि अगर आपने कोई चीज कांस्टेंट नहीं अज्यूम करी, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन। ठीक है ना, वी हैव टू, व्हेनेवर वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, यहाँ कौन से 2 वेरिएबल्स में हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वी आर एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, सो whenever we have to establish a relation between 2 variables, we have to assume certain things constant, कि कुछ चीजें constant होंगी, they will not change. Now what are those things? What are those terms and conditions जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, what are those things which we'll assume constant while talking about the law of demand? LOD के बारे में जब हम बात करेंगे, वो कौन सी चीजें हैं? Consumer income remains the same. ऐसा नहीं है कि डोमिनोज का पिज्जा महंगा हो गया है तो पापा पॉकेट मनी बढ़ा दो। यू हैव टू अज्यूम कि पॉकेट मनी तो उतनी ही मिलेगी महीने की। नाउ यू डिसाइड, जब पॉकेट मनी उतनी ही है, also at the same time your taste is and preference is same, that is not changing. डोमिनोज खाना है मतलब डोमिनोज खाना है, बर्गर किंग का बर्गर खाना है मतलब उसी का ही हुपर अच्छा लगता है, बर्गर किंग का हुपर ही अच्छा लगता है, या मैकडॉनल्ड्स का आलू टिक्की ही पसंद है मुझे। देयर इज नो इफ एंड बट टू इट, बोलते हैं ना हम फ्रेंड्स को, भैया मुझे ये खाना है मतलब देयर इज नो इफ एंड बट, आज तो मैकडॉनल्ड्स जाएगा भाई, एज सिंपल एज दैट, बोलते हैं ना। सो व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, वी हैव टू अज्यूम दैट आवर इनकम इज नॉट चेंजिंग, आर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अदरवाइज इट इज वेरी इजी, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल ही नहीं होगा। जैसे ही अगर बर्गर किंग ने प्राइस बढ़ाया, आप कहोगे मैम कोई बात नहीं हम शिफ्ट कर जाएंगे, we will change our preference, we'll go to McDonald's or we go to Wendy's or we go to some local restaurant and eat the burger. No, remember one thing, when we are talking about law of demand, we have to assume कि हमारी इनकम, मैम बोलोगे मैम हमारी सैलरी बढ़ गई, पॉकेट मनी बढ़ा दी, अब हम अफोर्ड कर सकते हैं बर्गर किंग का बर्गर खाना, नो मैटर कितना भी प्राइस बढ़ा दिया। नो, व्हाट यू हैव टू अज्यूम इज कि इनकम इज स्टैग्नेंट, इनकम इज कॉन्स्टेंट, नॉट स्टैग्नेंट, आई एम सॉरी, इनकम इज कॉन्स्टेंट and so is your taste and preferences.
यही चाहिए. दैट इज व्हेन यू अप्लाई द लॉ ऑफ डिमांड. अब क्या करोगे, उस परिस्थिति में अपने आप को डाल के देखो. अब अज्यूम करो क्या, यू विल नेवर ever increase your consumption. What you will do is, price बढ़ रहा है, your quantity demanded will automatically fall. Are we clear with that? So again law of demand पे चलते हैं. So this is what law of demand talks about. अब बात करते हैं डिमांड कर्व की. Now what is demand curve? हमने जब डिमांड पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने पढ़ा what is demand. Then we talked about the law of demand. Now what is this demand curve? याद रखिएगा. अच्छा students, LOD, which is law of demand, talks about price, and QD, it is quantity demanded. याद रखिएगा, quantity supplied नहीं. दिमाग लगा के देखिएगा वहाँ पे, अगर confusion हो रही है मैकडॉनल्ड्स का याद कर लीजिएगा. Example, demand curve is what? Demand curve is a relation between the quantity of a good chosen by a consumer and the price. जब हम उसको प्लॉट करते हैं, जैसे कि जब प्रोडक्ट का प्राइस 10 था तो हम कंज्यूम कर रहे थे 2 यूनिट्स. जब उसका प्राइस बढ़ के 12 हो गया तो हम कंज्यूम करते हैं 1. जब उसका प्राइस बढ़ के 15 हो गया तो हम कंज्यूम करते हैं 0 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. एंड व्हेनेवर वी प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, what comes is the demand curve. चलिए आइए बनाते हैं डिमांड कर्व. बना के देख लेते हैं उसमें क्या तकलीफ है. सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, so when the price of the commodity, this is the price, this is the quantity demanded. ठीक है, the price of the commodity is 10, we consumes 5 units. फिर उसके बाद 20, ठीक है. देख रहे हो ना, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है. आइए ग्राफ बनाते हैं. यहाँ पे आएगा आपका प्राइस, यहाँ पे आएगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, तो दिस इज 0, 10, when the price of the commodity is 10, how much are we consuming? We are consuming 5 units. We are, जब 20 पे गया, what are we consuming? 4. जब 30 गया, how much are we consuming is the 2 units. When the price is 40, how much are we consuming? 1. ठीक है, अब इसके ऊपर बनाना है हमें क्या. अब आप जब सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दोगे, सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दिया, जो चीज़ निकल के आई, दिस इज व्हाट इज डिमांड कर्व. क्या कैरेक्टरिस्टिक है डिमांड कर्व का? इट इज नेगेटिव स्लोपिंग. इट इज नेगेटिव स्लोपिंग, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. नीचे आ रहा है, ऊपर थोड़ी जा रहा है, ऐसे ऊपर थोड़ी जा रहा है, ये तो नीचे आ रहा है. ये चीज़ें स्टूडेंट्स एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी कि ये न्यूमेरिकल है, ये बना के बताइए. बट यू शुड नो that demand curve. You never know, कोई question आ जाए जिसमें एक statement हो, when we are talking about the law of demand, that the demand curve is negatively sloping. Now you should know how it is negatively sloping, because जब हमने इन चीज़ों को plot किया, so what we derived at, क्या figure बन के आया, that a demand curve which is downward sloping, it is negatively sloping. Fine. So demand curve is what? It shows the various combinations कि जब price 10 होगा तो how much is what will be consumed. This is what will come out, right? चलिए, अब हमने डिमांड भी पढ़ लिया, व्हाट इज डिमांड कर्व भी पढ़ लिया. एक नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इलास्टिसिटी. स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलास्टिक? इलास्टिक जब हम पढ़ते हैं, इलास्टिक इज समथिंग which can be changed, which is very flexible. ठीक है ना, बहुत ही इलास्टिक है कोई चीज़. इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, इट कैन एडजस्ट. वाई डू वी हैव दोज इलास्टिक वाले पजामास? बिकॉज दैट कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द वेस्ट साइज. इट इज़ कंफर्टेबल, इट कैन स्ट्रेच. ज़्यादा खाना खाया तो आगे भी जा सकता है, कम खाया तो वो दैट विल adjust accordingly. So elasticity is what? Elasticity can be defined as change in one variable in reference to change of another variable. ज़्यादा पिज्ज़ा खाया है, we are having elastic वाला, हमने नीचे ट्राउज़र पहना हुआ है. Because why? It will change accordingly. जैसे जैसे पिज्ज़ा खाएंगे, our abs will come out. Family pack जो है हमारा बाहर आ जाएगा, and that will take the shape accordingly. So elasticity is what? It is the change in one variable
due to the change in the another variable, right? So how much is the change? How much is the change in quantity demanded? मान लीजिए, चलो इसको इस तरीके से देखते हैं. How much is the change? अगर प्राइस में इतना चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इतनी चेंज हो रही है, इतनी चेंज हो रही है, या इतनी सी चेंज हो रही है. दैट इज व्हाट इलास्टिसिटी टेल्स अबाउट कि प्राइस, दिस वाज द प्राइस लाइन, ठीक है. तो जब प्राइस इतना सा चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हो रहा है? क्या वो इतना चेंज हो रहा है? क्या वो इतना चेंज हो रहा है? क्या वो इतना सा ही चेंज हो रहा है? सो व्हाट इज द चेंज इन द अनदर वेरिएबल? व्हाट इज द चेंज इन द अनदर वेरिएबल इन कंपैरिजन टू द चेंज in this variable? So the two variables we'll be talking about in the next slide is the price and the quantity demanded. चलिए, how do we measure that? How do we measure as to what is the elasticity of demand? So it refers to the change in quantity demanded due to change in price. Price में change होने से कितना फर्क पड़ रहा है एक गुड की क्वांटिटी डिमांडेड पे, क्या कितना ज़्यादा आ रहा है? हाउ विल बी कैलकुलेट दैट? देयर इज अ फॉर्मूला विच सेज दैट परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स. तो ऊपर क्या है, यहाँ पे नहीं, सिर्फ चेंज नहीं है, दिस इज द परसेंटेज चेंज. ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो. इट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड. परसेंट चेंज, कितना डिमांड हो रहा है, परसेंटेज चेंज. हाउ डू वी कैलकुलेट? चलिए आइए देखते हैं. परसेंटेज बचपन में कैलकुलेट करते थे, 5th स्टैंडर्ड में आ जाता था परसेंटेज कैलकुलेशन. मैथ्स की ट्यूशन जाते थे, मैथ्स की क्लास में पढ़ाते थे. पहले प्राइस था 5, बाद में हो गया 7. हाउ डू वी चेंज कि कितना परसेंट चेंज आया है? कितना चेंज आया है? 2. बट कितना परसेंट चेंज आया है कैसे पता चलेगा? 7 - 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा? बेस. भाई किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं? ओरिजिनल ये था प्राइस, तो 7 - 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100. ऐसे ही तो वो करते थे ना हम, 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100. दैट इज हाउ वी यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज. कम्स दी 40%. ठीक है. अब उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड में जब प्राइस 5 था तो 15 थी, प्राइस कितना 7 हो गया तो 12 हो गई. तो कैसे करेंगे? 12 - 15 डिवाइडेड बाय 15. सो दिस विल बी 3. कितना आया? 20% चेंज आया. फॉर्मूला क्या कहता था? फॉर्मूला कहता था यहाँ पे परसेंटेज चेंज, परसेंटेज कैलकुलेट कर चुके हैं. परसेंटेज चेंज इज 40%, इधर इट इज 20%. सो दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 0.5. So this is how much is the change is. This is what shows the 0.5 is what EOD, elasticity of demand. कि प्राइस अगर इतना चेंज हो रहा है, प्राइस अगर इतना चेंज हो रहा है तो जो क्वांटिटी डिमांड है उस पर इतना ही चेंज हो रहा है. सो हाउ डू वी मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सो देयर इज 2 things. It is between 0 to 1. It is between 0 to 1. 0 shows कि चाहे कुछ भी चेंज कर लो प्राइस में, कुछ भी चेंज कर लो प्राइस में, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. कुछ भी चेंज कर लो, 0 and 1. ठीक है. 0 shows perfectly inelastic. Perfectly inelastic. 1 shows it is perfectly, it shows perfectly elastic. ठीक है. 0 is what? Perfectly inelastic. जो मर्जी चेंज कर लो प्राइस में, there will be no change in the quantity demanded. ये चेंज हुआ प्राइस में, quantity demanded still remains the same. Perfectly elastic is प्राइस में इतना चेंज हुआ, प्राइस में ये चेंज हुआ, परफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड इतनी चेंज हो गई. परफेक्टली इन अब दूसरा होता है यूनिटरी इलास्टिक. जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज होगा. जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी डिमांड. तो 3 सिचुएशन हुई. परफेक्टली इनइलास्टिक विच इज प्राइस में जो मर्जी चेंज कर लो, देयर वुड बी नो चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड. दूसरा इट्स यूनिटरी इलास्टिक की जितना प्राइस में चेंज है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है. और तीसरा है परफेक्टली इलास्टिक, थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज हो रहा है तो डिमांड जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इनफाइनाइटली चेंज हो जाती है. आइए तीनों सिचुएशंस को हम एक एक करके समझते हैं. सो व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक? परफेक्टली इनइलास्टिक इज फॉर एग्जांपल सॉल्ट.
सॉल्ट का प्राइस कम हो गया, क्या ज़्यादा खाने लग जाओगे? टैप वाटर है, अब ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है, टैप वाटर पे प्राइस लगा दिए गए, टैप वाटर आता है उस पे पैसे लगा दिए गए, क्या कम कंज्यूम करोगे? मेडिसिन है, पहले क्रोसिन खाते थे, अब क्रोसिन उसका प्राइस बढ़ गया, तो क्या आप कम खाने लग जाओगे? नहीं भाई, बुखार है तो खाना तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि देर आर सम गुड्स विच इज़ नेसेसिटी गुड्स, देर सम गुड्स विच इज़ नेसेसिटी गुड्स। उनके केस में whenever there is a change in the price, whenever there is a change in the price, their consumption, their quantity demanded will not change. चीनी सस्ती हो गई, ज़्यादा खाने लग जाओगे? चीनी महंगी हो गई तो ऐसे थोड़ी है कि चाय फीकी पीने लग जाओगे, नहीं, कुछ चीज़ें नेसेसिटी हैं फॉर द सर्वाइवल, यू हैव टू कंज्यूम इट, एंड इन दोज केस द डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट इज so what is perfectly elastic demand? It is a situation where a slight change in price will cause infinite change in the quantity demanded. For example, थम्स अप है, पेप्सी है, कोक है, ये सब क्या, इनकी छोटी बॉटल आती है 20 रुपए की, ठीक है, छोटी बॉटल आती है 20 रुपए की. मान लीजिए कोक ने प्राइस बढ़ा दी, व्हाट यू विल डू इज यू विल इमीडिएटली शिफ्ट टू थम्स अप, यू विल इमीडिएटली शिफ्ट टू पेप्सी, राइट. स्प्राइट है और लिम्का है, स्प्राइट है, माउंटेन ड्यू है, स्प्राइट ने प्राइस बढ़ा दी है, वो व्हाट यू विल डू इज यू विल इमीडिएटली शिफ्ट टू 7 अप और मे बी माउंटेन ड्यू, ठीक है. सो दैट इज वेयर अगर किसी प्रोडक्ट का क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब मिलता जुलता क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, थोड़ा सा भी चेंज होगा प्राइस में, देयर वुड बी इनफाइनाइट चेंज फॉर द क्वांटिटी डिमांडेड. एंड द लास्ट सिचुएशन इज यूनिटरी इलास्टिक, कि जितना चेंज होगा प्राइस में इतना चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में भी उतना ही चेंज होगा. सो यूजुअली देयर आर नो सच परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ परफेक्टली इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है ना. रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दे आर हार्ड टू फाइंड, बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड इज यूनिटरी इलास्टिक में जितना यहाँ पे चेंज उतना यहाँ पे चेंज. परफेक्टली इन इलास्टिक में जितना मर्जी चेंज कर लो, दे विल बी नो चेंज इन दी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड. एंड परफेक्टली इलास्टिक में थोड़ा सा चेंज इन प्राइस वुड लीड टू इनफाइनाइट चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड. सो दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट दी चैप्टर डिमांड. अभी भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो हमारे को डिमांड, जो हमारा टॉपिक है उसमें पढ़ना है, सिंस आई सेड कि बहुत थोड़ा सा लेंदी है ये. So in the next class what we'll do is, in the next class we'll continue talking about the demand, where we'll talk about the factors affecting the demand. तो students, आज आपका काम क्या रहेगा? After the class gets over, you have to go back and read the NCERTs. हमने start किया था कहाँ से? We started with talking about what is economics, क्यों economics evolve हुआ, because there are resources are limited, wants are unlimited. फिर हमने बात किया था, we talked about the 3 central problems. Then we talked about what is the difference or the different branches of economics. Then we talked about what is the utility, which is the want satisfying capacity. Then the production possibility frontier. उसके बाद हमने बात करी what is the demand, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है डिमांड, how do we measure the elasticity of demand. इतना आज आपको घर जाके NCERT पढ़ना है. Now it is my promise कि अब इसके बाद जब आप NCERT अप्रोच करोगे, you will not find in technical, आप मुझे ये मैसेज नहीं करोगे मैम अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है. So that is your homework, and in the next class we'll continue with the further part of the microeconomics. आपको चाहिए था PDF you will find on economics with Nanki. So see you soon again with the microeconomics NCERT. All the best to all of you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.